ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलो, तो यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में टिल नाउ वी हैव सीन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। लाइक एज आई सेड इन स्टार्टिंग, मैंने इस चैप्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। सेक्शन 6 जिसमें हम डिटरमाइन कर रहे थे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, उसमें इंडिविजुअल एचयूएफ में क्या था, आरओआर, आरएनओआर, रेसिडेंट के टू बाइफर्केशन एंड देन नॉन रेसिडेंट। बट अगर आप फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, इन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ देखोगे तो दो ही कैटेगरी है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। देयर इज नो सच ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी कैटेगरी। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 एटसेट्रा। नाउ सेक्शन 5, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ओके, मैंने यहां पे आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था कि जब आप किसी भी पर्सन को स्कोप ऑफ टोटल इनकम में, मतलब यहां पे हम कंसीडर क्या कर रहे हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम में, कि पर्सन की इनकम टैक्सेबल कैसे होगी। अभी देखिए किस हेड में टैक्सेबल है वो बात की बात है, ठीक है, मतलब 5 हेड्स है तो अभी किस हेड में टैक्सेबल होगा रिस्पेक्टिव हेड में देखेंगे। बट पहले ये तो बताओ कि क्या आपको ये इनकम टैक्सेबल है कि नहीं, मतलब आपको इंडिया में टैक्स पे करना होगा कि नहीं करना होगा। अगर वो आपकी इनकम टैक्सेबल है तभी तो आपको उस पर टैक्स आएगा। तो हाउ टू डिटरमाइन स्कोप ऑफ टोटल इनकम, आपकी टोटल इनकम हम डिटरमाइन कैसे करेंगे। तो मैंने पहले भी बोला है कि कोई भी कंट्री हो, दो रूल से आपको टैक्स चार्ज कर सकती है, एक रेसिडेंस रूल और दूसरा सोर्स रूल। रेसिडेंस रूल में हमने क्या देखा था, अगर कोई पर्सन रेसिडेंट है तो उसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, और अगर कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट है तो उसकी तो फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होने वाली, ठीक है। दूसरा हमने देखा था सोर्स रूल। सोर्स रूल में हमने क्या देखा था, वंस द सोर्स ऑफ इनकम इज फ्रॉम इंडिया, द सोर्स ऑफ इनकम इज फ्रॉम इंडिया, देन इट विल बी टैक्सेबल टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। पहले ये दो रूल समझ में आए, ये दो रूल समझ में आ गए तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम समझ में आ जाएगी। ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम का लॉजिक है। आप क्या करते हो, स्कोप ऑफ टोटल इनकम को मगअप करते हो। ओके, ये हुआ तो टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, ये हुआ तो टैक्सेबल टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल, ये हुआ तो टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल। ये मगअप करने की चीज नहीं है। टी 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 एन टी एन टी 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 एन टी, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके ओके, लॉजिक सब कुछ होता है, क्योंकि कितने भी पॉइंट्स पूछ ले, अगर आपको ये लॉजिक क्लियर है, वेरी सिंपल। तो दो रूल क्लियर है पहले तो, मतलब अगर इंडिया को इनकम टैक्स चार्ज करना है तो वी हैव ओनली 2 वेज, या तो आप रेसिडेंट हो इसलिए हम आपसे इनकम टैक्स चार्ज कर रहे हैं, या इसलिए आपको ये इनकम टैक्सेबल है, और या तो आपका सोर्स इंडिया का है, या तो आप नॉर्मली रिसाइडिंग इन इंडिया। Because you are resident, so we can charge tax from you. We are providing you free facilities, right? और अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका सोर्स कहां का है, इंडिया से सोर्स लेके जा रहे हो, फिर तो हम टैक्स लेंगे ही लेंगे। तो या तो आप रेसिडेंट हो इसीलिए हम आपको टैक्स कर रहे हैं, या तो आप का सोर्स इंडिया का है इसलिए हम टैक्स कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? ओके, चलिए, तो ये दो रूल के हिसाब से अगर हम देखेंगे आगे, आई होप अर्लियर कोई डाउट नहीं है आपको सेक्शन 6 में डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, बराबर है। तो शैल वी गो अहेड विद दिस न्यू टॉपिक। तो यहां पे अगर आप देखोगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम बेस्ड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 5, ओके, तो यहां पे स्कोप में हम क्या कंसीडर करने वाले हैं, अभी देखिए मैक्स टू मैक्स 3 कैटेगरी हो सकती है यहां पे। हाँ, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है तो फिर 2 ही कैटेगरी होगी। तो अभी 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी के हिसाब से हम देख लेते हैं, फिर 2 कैटेगरी तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। तो सबसे पहले
सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम। पहले एज इट इज समझ लो, फिर 5(1) 5(2) में क्या लिखा है वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अभी प्रोविजन से ज्यादा उसके लॉजिक और कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे कोई भी इनकम है, ठीक है, वो अगर आप रेसिडेंट हो एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ROR तो आपको टैक्सेबल क्या होगा। अगर आप रेसिडेंट हो बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो फिर आपको टैक्सेबल क्या होगा। और अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो क्या टैक्सेबल। यहां पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में दो कैटेगरी से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो आपको बोलेंगे डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस, कि उसका स्टेटस क्या है, या तो बोलेंगे चलो उसका स्टेटस है ROR, RNOR, NR, अभी इसको कितनी इनकम टैक्सेबल होगी फ्रॉम दिस लिस्ट, या तीनों कैटेगरी दे देंगे। या तो फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं शुरू से अभी डिटरमाइन भी करो और इनकम भी कैलकुलेट करो, मिक्सचर ऑफ बोथ, ओके। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो अभी हम अप्लाई करते हैं दो रूल मैंने क्या बताया आपको कि लॉजिक यही है। ये दो रूल जो मैंने आपको बताए हैं उसी लॉजिक से, अभी आपको कहीं पे एग्जाम में रूल्स नहीं लिखने क्योंकि आपके मॉड्यूल में कहीं पे है नहीं, ओके। तो फिर भी मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि वो बेसिक है बट वो आपको आगे लेवल में आएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे रेसिडेंस रूल क्या बोलता है, ओके, कि अगर आप रेसिडेंट हो तो चाहे आपकी इनकम इंडियन इनकम हो, चाहे आपकी इनकम इंडियन इनकम हो, या फिर आपकी इनकम फॉरेन इनकम हो। सर ये इंडियन इनकम फॉरेन इनकम क्या है, अभी समझाता हूं मैं, ठीक है। चाहे आपकी इनकम इंडियन हो या फॉरेन हो, इट्स ऑलवेज टैक्सेबल, इट्स ऑलवेज टैक्सेबल। मतलब ये रेसिडेंस रूल ये बोलता है कि आपकी अगर आप ROR हो तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, वो मैंने आपको पहले ही बताया। अगर आपका स्टेटस क्या है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट आप कब होगे बताओ। व्हेन यू विल बी कंसीडर्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, व्हेन यू सेटिस्फाई वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड व्हेन यू सेटिस्फाई बोथ एडिशनल कंडीशन, देन यू विल बिकम ROR। और अगर आप ROR हो तो आपकी ग्लोबल यूनिवर्सल इनकम पे हम टैक्स लेंगे। फिर हम देखेंगे नहीं इनकम इंडिया में से जनरेट हो रही है, इंडियन सोर्स है, फॉरेन सोर्स है, हमें कोई मतलब ही नहीं है। आप ROR हो मतलब आपको हर एक इनकम टैक्सेबल होगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। क्यों, जैसे ROR दिखा इनकम है टैक्सेबल, इनकम है टैक्सेबल, उसके लिए पहले इनकम होनी चाहिए, ओके। अभी इनकम मतलब रिसिप्ट और रेमिटेंसेस में क्या डिफरेंस है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। बट अगर आप ROR हो रेसिडेंट रूल के हिसाब से आपको ग्लोबल इनकम टैक्स होने वाली है, इतना क्लियर है। सर व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन इनकम देन, व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन इनकम देन। इंडियन इनकम मतलब क्या है कि अगर आपने कोई इनकम, मान लीजिए आपने कोई इनकम अर्न्ड और अक्रूड इन इंडिया है, ओके। आपकी इनकम अर्न इंडिया में, अर्न इंडिया में मतलब क्या, अक्रूड इंडिया में मतलब क्या, मान लीजिए आपका इंडिया में बिजनेस है, अभी वहां से बिजनेस करके आपने इनकम अर्न की, मतलब क्या, कहां पे अर्न की, इंडिया में। आप जॉब कर रहे हो इंडिया में तो अर्न कहां पे की, अक्रू कहां पे हुई, इंडिया में। आर यू गेटिंग दिस और नॉट, ओके। तो यहां पे क्या हो गया, अर्न अक्रूड इन इंडिया, या तो फिर यहां पे सब जगह पे और आएगा, रिसीव्ड इन इंडिया। सर अर्न इंडिया में होगी तो रिसीव इंडिया में होगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इट मे हैपन कि अर्न इंडिया में हुई है रिसीव फॉरेन में हो, हमें सिर्फ एक पॉइंट देखना है, सिर्फ एक पॉइंट। इंडिया एक भी आ गया ना तो हम कंसिडर कर लेंगे, ओके
रिसीव इंडिया में हुई है, तो भी वो इंडियन इनकम हो जाएगी। कैसे समझो, मान लीजिए आप फॉरेन गए, फॉरेन में आपने कोई एडवाइस दी, अभी आप प्रोफेशनल पर्सन, एडवाइस फॉरेन में दिया आपने, तो ऑन कहां पे किया आपने, या फिर वहां पे कोई इवेंट परफॉर्म की, तो ऑन कहां पे किया आपने, आउटसाइड इंडिया। बट उसने पेमेंट यहां पे दिया, आप पेमेंट आपको कहां पे मिला, इंडिया में, तो मतलब ऑन आउटसाइड इंडिया हुई है, बट पेमेंट कहां पे रिसीव हुआ आपको, इंडिया में, तब इंडियन इनकम। तो सर रिसीव भी इंडिया में, अर्न भी इंडिया में, फिर तो इंडियन इनकम है ही। मैं तो आइदर और भी बोल रहा हूं, समझो, अर्न आउटसाइड इंडिया है बट रिसीव इंडिया में है, रिसीव आउटसाइड इंडिया बट ऑन इंडिया में है, आइदर और, कुछ भी इंडिया में हुआ ना, यू आर गॉन इंडियन इनकम, और दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल। अभी देखिए, पहले हम ये यहां पे क्या समझ रहे हैं, इंडियन इनकम कौन है और फॉरेन इनकम क्या है। अभी आप बोल रहे हो इवेंट भी वहां पे किए, मतलब अर्न कहां पे किया, हाउस, और आप बोल रहे हो रिसीव भी वहां पे हुआ, तो अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, और यहां पे डीम्ड नहीं हुई है मान लीजिए। अब आगे 2 पॉइंट और आए, ओके, मतलब 4 पॉइंट बन के बनता है वो इंडियन रेसिडेंट, सॉरी इंडियन इनकम। तो ना ही इंडिया में रिसीव हुई है, ना ही इंडिया में ऑन हुई है, ना ही आपको इंडिया में डीम्ड हुई है, तो फिर वो क्या हो गई, फॉरेन इनकम। बट आरओआर को तो सारी की सारी इनकम टैक्सेबल है। यू आर आरओआर, यू आर गॉन, यू हैव टू पे टैक्स इन इंडिया फॉर योर ग्लोबल इनकम। आप बोलोगे यूएस में मेरा बिजनेस है, यूएस में ऑन हुआ, यूएस में रिसीव हुआ, इंडियन रेसिडेंट होना, फिर हम तो चार्ज कर सकते हैं आपसे। फैसिलिटी सारी इंडिया की यूज करनी है और बोल रहे हो टैक्स नहीं भरना, ऐसे कैसे चलेगा भाई। अल्टीमेटली वो इनकम तो आपकी इनकम है, ठीक है, चाहे फॉरेन की हो, तो दैट विल बी टैक्सेबल। आरओआर को भी इनकम टैक्सेबल है, क्लियर है। तो अभी पहले ये समझो कि इंडियन इनकम मतलब क्या। तो या तो इंडिया में रिसीव हुआ है, या तो इंडिया में ऑन अक्रू हुआ है, या तो डीम्ड टू बी रिसीव्ड। सर ये डीम्ड टू बी रिसीव्ड क्या है, मतलब एक्चुअली नहीं हुआ है, बट मान लो हो गया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ऐसे कैसे मान ले, हम सेक्शन 7 में बोल रहे हैं इसलिए मान लो, ओके। सेक्शन 7 के आगे बताता हूं मैं आपको, और मतलब सभी जगह पे मैं और लिख रहा हूं, समझो, और डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइजेस इन इंडिया, यहां पे है सेक्शन 9। तो अराइजेस इन इंडिया, वाइड सेक्शन 9, वाइड सेक्शन 9, इट विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। मतलब अगर ये सब आप कंसिडर करोगे तो क्या हो जाएगा, इंडियन इनकम। और एक बात समझ लेना, इंडियन इनकम इज ऑलवेज, इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस, ओके। तो यहां पे होगा क्या, समझो, इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। तो अगर आपकी इनकम इंडियन इनकम है तो क्या हो जाएगा, चाहे आपका स्टेटस, ये कौन बोल रहा है, ये सोर्स रूल बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है, सोर्स रूल। सोर्स रूल के हिसाब से क्या हुआ कि अगर आपका सोर्स इंडियन है तो आपको ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, ओके। इंडियन इनकम is always taxable irrespective of residential status। मतलब चाहे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, इंडियन इनकम आपको ऑलवेज टैक्सेबल होने वाली है, समझ रहे हो।
इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। और दूसरा हमने रूल क्या देखा यहां पे कि रेसिडेंट को मतलब आरओआर को क्या होगा, ग्लोबल इनकम विल बी टैक्सेबल। तो ये पहले दो रूल समझ में आए। अगर आप आरओआर हो, आपको फिर इनकम देखना ही नहीं इंडियन है फॉरेन है, आरओआर हो। आरओआर मतलब आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स होने वाली है, चाहे इंडियन सोर्स से हो चाहे फॉरेन सोर्स से हो, कहीं से भी हो। और इंडियन सोर्स की इनकम सभी को टैक्सेबल होगी, आपका स्टेटस कुछ भी हो, चाहे आप आरओआर हो, चाहे आप आरएनओआर हो, चाहे आप एनआर हो। तो पहले ये दो रूल समझ में आ गए। और यहां पर लॉजिक है। लॉजिक क्या है मैंने पहले भी बताया, आरओआर मतलब आप इंडिया की सारी फैसिलिटीज यूज कर रहे हो, तो फिर आपकी इंडियन ग्लोबल सभी इनकम पे हम इंडिया में टैक्स चार्ज कर सकते हैं हमारे पावर में। और दूसरा, आप भले ही एनआर हो, इंडिया में आके अर्न किया ना, फिर इंडिया में टैक्स भरो भाई, सिंपल। इतना क्लियर है? अभी मुझे ये बताओ, पावर इंडिया का कितना है? या तो आप हमारी सरजमी से कुछ भी आके लेके जा रहे हो, हमारे इंडियन सोर्सेज से कुछ भी अर्न करके लेके जा रहे हैं, तो हम आपको टैक्स कर सकते हैं, वन। और दूसरा, आप यहीं के रेसिडेंट हो, तो हम आपको इनकम टैक्स चार्ज कर सकते हैं। अभी कोई यूएस में बैठा है बंदा, ठीक है, यूएस में बैठा वहां पे अर्न कर रहा है। अभी इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स पे कर इंडिया में, क्यों पे करूं? मैं इंडिया आया क्या? नहीं, आई एम इंडियन रेसिडेंट नहीं, फिर वाई आई शुड पे टैक्स इन इंडिया? भाई सिंपल है। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो और अगर आप फॉरेन से इनकम अर्न कर रहे हो, तो क्यों इंडिया में टैक्स पे करोगे? लॉजिकल बात है। मतलब हुआ क्या समझो, मतलब अगर फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम बोले तो विच इज नॉट इंडियन इनकम, मतलब ना ही इंडिया में रिसीव हुआ है, ना ही इंडिया में ऑन हुआ है, अक्रू हुआ है, ना ही इंडिया में डीम्ड है। यहां पे सब एंड होगा, क्योंकि ऊपर और है। कोई एक भी पॉइंट इंडिया आ गया, इंडियन सोर्स। कोई एक भी पॉइंट इंडिया का आ गया, इंडियन सोर्स। लॉजिक समझ रहे हो? आर यू गेटिंग द लॉजिक ओवर हियर? ओके। तो यहां पे होगा क्या समझो, अगर इंडियन सोर्स है तो सभी को टैक्सेबल होगा, और अगर इंडियन सोर्स नहीं है तो आरओआर को तो टैक्स होने वाला है फॉर श्योर, और एनआर को कभी टैक्स नहीं होगा। क्यों? अरे भाई वो एनआर है, नॉन रेसिडेंट है, और उसकी इनकम फॉरेन की है, व्हाई वी शुड चार्ज टैक्स फ्रॉम सच पर्सन? सिंपल है। ये नेवर टैक्सेबल समझ में आया? नेवर टैक्सेबल समझ में आया? अगर फॉरेन इनकम है, मतलब यूएस में रिसीव्ड है, यूएस में अर्न है, इंडिया में डीम नहीं है, और वो भी यूएस का ही है, इंडियन रेसिडेंट नहीं है, तो फिर वहां पे आप टैक्स कैसे चार्ज करोगे? आपका तो पावर ही नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वहां पे कुछ भी। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ऑन आउटसाइड इंडिया, और इंडिया में डीम भी नहीं हुआ है और आरओआर भी नहीं हो, तो ना ही सोर्स रूल एप्लीकेबल है, ना ही रेसिडेंस रूल, फिर तो आपको टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। सिंपल है, तो वो कभी टैक्सेबल नहीं होगा। इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ओके। अभी यहां पे बिगेस्ट इश्यू आरएनओआर। अगर मैं ऐसा बोलूं कि फॉरेन इनकम आरएनओआर को टैक्सेबल है, तो फिर आरओआर आरएनओआर में क्या डिफरेंस भाई? और अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई आरएनओआर को फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो फिर एनआर और आरएनओआर में क्या डिफरेंस? ये कैटेगरी क्यों की है क्रिएट आपने, ये तो बताइए। तो यहां पे अगर फॉरेन इनकम हुई, फिर से समझाता हूं, फॉरेन इनकम बोले तो जो ना ही इंडिया में रिसीव हुई है, जो ना ही इंडिया में आपने अर्न की है, और ना ही इंडिया में डीम्ड हुई है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, डीम्ड टू बी। सर ये डीम्ड इन क्या है? सेक्शन 7 सेक्शन 9 आगे बताता हूं डिटेल में, डोंट वरी। ओके, मतलब वो मान लो कुछ भी तरह से इंडिया के साथ कुछ कनेक्शन है, तो इसीलिए डिपार्टमेंट ने एज्यूम कर लिया कि नहीं वो इंडियन इनकम ही है, तो वो सभी को टैक्सेबल हो जाएगी। अभी कुछ भी इंडिया का नहीं है, ना ही डीम्ड है, ना ही रिसीव्ड है, ना ही अर्न है, तो फॉरेन इनकम, तो फॉरेन इनकम आरओआर को तो टैक्सेबल होगी,
एनआर को कभी टैक्सेबल नहीं होने वाली। आरएनओआर को लिखते हैं हम यहां पे नॉट टैक्सेबल। यहां पे ये टैक्सेबल है, यहां पे तो तीनों में टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, सिंपल। ओके, तो आरओआर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनआर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहां पे है। और वो प्रॉब्लम है क्या? नॉट टैक्सेबल में मैं एस्ट्रिक मार्क करता हूं और यहां पे कंडीशंस अप्लाई। ओके, तो यहां पे हम लिखते हैं फॉलोइंग। ओके, फॉलोइंग फॉरेन इनकम will be taxable to RNOR। नॉट ऑर्डिनरी को ये जो इनकम है वो टैक्सेबल होने वाली है। और वो इनकम क्या है? मतलब ये इनकम की वजह से आपको ये 2 एडिशनल कंडीशन लर्न करनी पड़ी। इंटरनल एचयूएफ में इतना डिटेल में जाके 66A 66B लर्न करना पड़ा। यस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इनकम। अब यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट मार्क है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इनकम, वरना तो ये कैटेगरी बनती ही नहीं। मतलब आरएनओआर को हम ये इनकम टैक्सेबल करना चाहते हैं। ओके, और वो है क्या? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, इनकम फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रो बिजनेस which is controlled from India। या तो फिर पॉइंट नंबर 2, इनकम फ्रॉम एनी प्रोफेशन which is set up in India। ये चार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा आपको स्कोप ऑफ टोटल इनकम समझ में आ जाए। ओके, तो फिर से समझाता हूं आपको 2 रूल। सोर्स रूल, सोर्स रूल में क्या होगा? अगर आप इंडियन सोर्सेज से इनकम अर्न कर रहे हो, अर्न इन इंडिया और रिसीव इन इंडिया, अर्न भले ही आउटसाइड इंडिया किया हो, और ना ही अर्न इंडिया में किया है ना ही रिसीव इंडिया में किया है, बट डीम टू बी रिसीव्ड, और ना ही अर्न इंडिया में किया है ना ही रिसीव इंडिया में किया है, बट डीम टू अक्रू और राइजेस इन इंडिया बाय सेक्शन 9। 7-9 क्या है वो आगे बताऊंगा, अभी इसका काम नहीं है कुछ, ठीक है। तो अगर आपकी इंडियन सोर्स इनकम है, इट इज टैक्सेबल 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 इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, सिंपल। और अगर आप आरओआर हो तो सोर्स देखना ही नहीं है, आपको तो सारी इनकम टैक्सेबल होने वाली है। 2 रूल क्लियर। लॉजिक ये बताता है कि सिंपल, अगर आप फॉरेन में बैठे हो, फॉरेन में अर्न कर रहे हो, फॉरेन में रिसीव कर रहे हो, और आप इंडियन रेसिडेंट भी नहीं हो, यू आर नॉन रेसिडेंट, फिर तो आपको वो इनकम टैक्सेबल कभी होने वाली नहीं है। तो भी बचा कौन? आरएनओआर। बस एक ये याद रख लो, ये पूरा स्कोप हो गया। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो हुआ क्या कि वैसे तो आरएनओआर को फॉलोइंग फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है, बट फॉलोइंग फॉरेन इनकम आरएनओआर को टैक्सेबल हो जाएगी। और वो इनकम क्या है? आपका स्टेटस है आरएनओआर। आपका स्टेटस क्या है? आरएनओआर। तो फॉरेन इनकम बोले तो, फॉरेन इनकम बोले तो ऑन आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, डीम टू अक्रू एज इन इंडिया नहीं है, बराबर है। आपने कोई बिजनेस से इनकम अर्न किया, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस यही का है, सर अगर बिजनेस यहां पे है तो ऑन तो यहां पे करोगे ना, ऑब्वियसली, तो फिर तो इंडियन इनकम हो गई, फिर दैट विल बी टैक्सेबल टू ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। यस, बट मान लीजिए आपका बिजनेस यहां से कंट्रोल हो रहा है, बट बिजनेस ट्रांजेक्शन आपने आउटसाइड इंडिया किया है,
मान लीजिए दुबई में कोई इवेंट हुई, वहां पे आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, तो अर्न कहां पे हुआ? दुबई में। रिसीव कहां पे हुआ? वहां पे। एवरीथिंग इज देयर। ओके, फिर तो वो फॉरेन इनकम हो गई। ओके, अगर आपका स्टेटस RNOR है तो आपको ये देखना है कि वो जो बिजनेस जिसकी इनकम फॉरेन में अर्न हुई है, फॉरेन में रिसीव हुई है, वो बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है? बोलेंगे कंट्रोल तो इंडिया से कर रहे हैं हम, ठीक है, फिर तो RNOR को टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे बिजनेस इनकम से आप रिसीव कर रहे हो इनकम, भले ही रिसीव आउट से नहीं कर रहे हो, फॉरेन सोर्सेस है, फॉरेन इनकम है, बट वो बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा है? इंडिया से, तो फिर वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ओके, प्रैक्टिकली आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। दूसरी बात, मान लीजिए आपका प्रोफेशन सेटअप इंडिया में, प्रोफेशन सेटअप बोले तो मान लीजिए आफ्टर बिकमिंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, आप सीए बन जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, वाइट चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 आपकी ऑफिस यहाँ पे सेटअप होगी। मतलब प्रोफेशन सेटअप कहां पे हुआ? इंडिया में। प्रोफेशन आपने सेटअप कहां पे की? इंडिया में। अभी आपकी तो एडवाइस है, आप कहीं पे जाके एडवाइस दे सकते हो। मान लीजिए आप फॉरेन गए, वहां पे एडवाइस दी, वहां पे पेमेंट रिसीव किए, बोलेंगे इंडियन सोर्स नहीं है, क्यों? रिसीव भी आउटसाइड इंडिया किया, एडवाइस भी वहीं पे दे दी मैंने। नहीं, आपका प्रोफेशन कहां पे सेटअप है? इंडिया में, तो फिर वो RNOR को टैक्सेबल है, तो फिर वो RNOR को टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बट यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ PGBP की, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको हाउस रेंट मिल रहा है, हाउस, तो उसमें ये मान लीजिए, वैसे तो डीम्ड हो ही जाएगा इंडिया में प्रॉपर्टी है तो, बट अभी कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको इनकम हुआ अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, डीम नहीं है, और वो अदर सोर्स की इनकम है, तो RNOR को टैक्सेबल नहीं होगा। तो RNOR को सिर्फ ये दो ही इनकम ऐसी है जो फॉरेन होते हुए भी टैक्सेबल होगी। बाकी जो भी मतलब ये इनकम के लिए ROR का स्टेटस मिल जाएगा, उसको स्टेटस नहीं मिलेगा, बट वो टैक्सेबल होगा, सिंपल। इतना क्लियर है? ओके, इसका आगे हम प्रैक्टिकल आगे देखेंगे, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कैसे ये अप्लाई होता है। ओके, बोलो। पर्टिकुलर इनकम मतलब नहीं, ऐसा कुछ इनकम की डेफिनेशन हमने आगे देखा था बेसिक में। डेफिनेशन ऑफ इनकम इंक्लूड्स एवरीथिंग, इंक्लूसिव है। ऑल रेवेन्यू रिसीट्स आर टैक्सेबल अनलेस exempted, ऑल कैपिटल रिसीट्स आर exempted अनलेस फुली टैक्सेबल। तो जितना भी टैक्स हो रहा है सब यहां पे आ जाएगा। हाँ, टोटल इनकम सब, आप जो भी कर रहे हो, हाउस का रेंट मिल रहा है, बिजनेस कर रहे हो, प्रॉपर्टी सेल की कैपिटल गेन हुआ, इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, कुछ भी, सब सबकी बात हो रही है यहाँ पे, एवरीथिंग। कोई भी इनकम हो वो आपको यहाँ पे एसेट टैक्सेबल होगी। फिर बाद में, अभी देखिए, ये हम क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस फर्स्ट। सेकेंड हम क्या कर रहे हैं, आपको टैक्सेबल है कि नहीं है वो देख रहे हैं। अभी आप बोलोगे टैक्सेबल है, तो फिर देखना है कि हेड कौन सा है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, PGBP है, कैपिटल गेन, अदर्स। आप बोलोगे टैक्सेबल ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब है उसका? अगर आपको वो टैक्सेबल ही नहीं है तो हेड की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। इसलिए पहले डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कितनी कितनी इनकम आपको टैक्सेबल होने वाली है, सिंपल। अगर ROR है तो कुछ देखना ही नहीं है, आपकी सारी इनकम टैक्सेबल ही है, इनकम हुई तो ROR को सभी इनकम टैक्सेबल होगी, इंडियन इनकम सभी को टैक्सेबल होगी। फॉरेन इनकम NR को कभी टैक्सेबल नहीं होने वाली, फॉरेन इनकम RNR को दो सिचुएशन में टैक्सेबल होगी, सिंपल। फॉरेन इनकम RNOR को दो सिचुएशन में टैक्सेबल होगी, सिंपल। ओके, वन, अगर आपका बिजनेस है और वो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, और अगर आपका प्रोफेशन है वो सेटअप इंडिया में है, दैट्स इट। ये पूरा चार्ट आ गया। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ओके, तो पहले ये चार्ट को नोट डाउन कर लो, चलो फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं आगे।
ओके, चलो इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे सेक्शन का डिवीजन करें, सेक्शन 5, ओके, तो यहाँ पे आपको 2 डिवीजन में दिया है। एक है सेक्शन 5(1) जिसमें आपको ROR के बारे में बताया है, और एक है सेक्शन 5(1) यहाँ पे भी आपको RNOR के बारे में बताया है, और एक है सेक्शन 5(2) जहां पे NR के बारे में बताया है। और अगर आप 5(1) में देखेंगे, ओके, तो यहाँ पे ROR को क्या होगा, ग्लोबल इनकम विल बी टैक्सेबल, ग्लोबल इनकम विल बी टैक्सेबल, ओके, सॉरी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ROR को क्या होने वाला है, ग्लोबल इनकम। सर ये तो लिखा है यहाँ पे, हाँ, बट अभी मैं उसको सेक्शन के साथ कनेक्शन करके आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये हमने जो भी किया लॉजिक से किया, अभी वो किस सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है। तो 5(1) में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 5(1) में कि ROR को ग्लोबल इनकम जो है वो इंडिया में टैक्स होने वाली है, मतलब आपकी कोई भी इनकम, सारी की सारी इनकम आ जाएगी। RNOR में क्या लिखा हुआ है कि आपकी जो भी इनकम अर्न हुई है इन इंडिया, मतलब यहां पे लिखते हैं ऐसे, दोनों के दोनों में एक बात कॉमन है, क्या, फर्स्ट। NR में क्या लिखेंगे, 5(2) में क्या लिखा है वो बताता हूं मैं पहले आपको। NR में क्या लिखेंगे कि अगर इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इंडिया में है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इंडिया में है, और अगर इनकम अर्न मतलब अक्रूड और डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया में है, सिर्फ ये 2 इनकम ही NR को टैक्सेबल होगी। मतलब प्रोविजन में ऐसा बोल रहे हैं, मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया क्या। अब यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लिखे, ये लोग को उसको 2 पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अर्न, डीम्ड टू बी अर्न, सिंपल। तो इसको हमने क्या टैग दिया, इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम सभी को टैक्सेबल होगी, सिंपल है। मतलब ROR को भी ये दोनों इनकम टैक्सेबल होने वाली है, यस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, सॉरी, ROR को तो सारी इनकम टैक्सेबल होगी, RNOR को भी ये 2 इनकम टैक्सेबल होने वाली है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट RNOR में एक और इनकम आएगी, और वो क्या होगा, या तो बिजनेस इनकम, या तो बिजनेस इनकम जो कि कंट्रोल इंडिया में है, और या तो प्रोफेशन इनकम जो सेटअप इंडिया में है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? तो ये आपको मैंने 5(1) और 5(2) समझाया, ओके। अगर आप मॉड्यूल में भी देखोगे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है वहां पे, तो यहाँ पे देखिए, मतलब ऐसे दिया हुआ, बट मैंने उसका क्या किया, सिंप्लीफाई करके आपको समझाया है। अगर आप मॉड्यूल में देखोगे रेसिडेंट ऑर्डिनरी, तो क्या होगा, रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रूड, अराइसिस, फिर आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम सभी इनको टैक्सेबल होने वाली है। फिर यहाँ पे क्या बोला, NR, NR में सिर्फ ये इंडियन सोर्स वाली इनकम ही टैक्सेबल होगी। फिर RNOR में, हाँ, इंडियन सोर्स तो होगी, बट साथ में बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है, वही होगी, इवन तो सब कुछ आउटसाइड इंडिया है। तो ये जो तीनों प्रोविजन है, इसको हमने पहले क्या किया, ये चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे क्या, और फिर मैंने ये प्रोविजन के तौर पे आपको यहाँ पे समझा दिया। समझ रहे हो, ओके। तो ये 5(1) वाला टॉपिक भी लिख लेना। ROR में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू 5(1) ग्लोबल इनकम टैक्सेबल। RNOR में क्या होगा कि जो भी इंडियन सोर्सेज वाली इनकम है, मतलब क्या बोलेंगे हम उसको, रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड अराइसिस और डीम्ड टू बी अक्रूड अराइसिस और इंडिया,
वो तो टैक्सेबल है, एनआर को भी 5(2) के हिसाब से, आरएनआर को भी 5(1) के हिसाब से, बराबर है। बट आरएनआर को एक और इनकम जो है वो टैक्सेबल होने वाली है, और वो क्या, इवन इफ इट इज फ्रॉम सोर्सेस आउटसाइड इंडिया, अगर उसका बिजनेस इंडिया में कंट्रोल है तो आरएनआर को टैक्सेबल होगा, अगर उसका प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है तो भी आरएनआर को टैक्सेबल होगा, आरएनआर को एक ज्यादा इनकम टैक्सेबल होगा, और आरओआर को तो सभी इनकम टैक्सेबल होने वाली है। अभी ये क्लियर है? ओके, ये भी लिख दो, 5 सेक्शन 5 का स्कोप जो है वो भी लिख दो आप। चलो इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? ओके, अभी अगर आप यहां पे देखोगे जो प्रोविजन मैंने यहां पे कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, इफ यू सी दैट प्रोविजन, तो वहां पे भी मैंने क्या लिखा हुआ है, सी टू इट। स्कोप में क्या होगा, इंडिविजुअल के बारे में बात करें तो 3 कैटेगरी, आरओआर, आरएनओआर और एनआर। अगर आपकी इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम बोले तो इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रूड अराइजेस और डीम्ड टू अक्रू अराइजेस। ओके, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 5(1) आरओआर को तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होने वाली है, बट ये जो इनकम है, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रूड अराइजेस और रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये सभी को टैक्सेबल हो जाएगी। बट अगर आप बोलोगे फॉरेन इनकम है, मतलब उसमें क्या होगा, ना ही इंडिया में रिसीव हुई है, ना ही इंडिया में अर्न हुई है, ना ही इंडिया में डीम्ड है, सब कुछ आउटसाइड इंडिया है, एवरीथिंग इज आउटसाइड इंडिया। फिर भी आरओआर को तो हम टैक्सेबल करेंगे ही करेंगे, और आरएनओआर को और एनआर को नॉट टैक्सेबल करेंगे नॉर्मली। बट कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, और वो क्या है, अगर फॉरेन इनकम है बट बिजनेस जो है वो इंडिया में कंट्रोल्ड है, या तो प्रोफेशन जो है वो इंडिया में सेटअप है, उस सिचुएशन में आरओआर को तो देखना ही नहीं है, टैक्सेबल ही है, बट उस सिचुएशन में आरएनओआर भी टैक्सेबल हो जाएगा। बट एनआर तो कभी टैक्सेबल होने वाला नहीं है फॉरेन इनकम पे, तो ये समझ में आ रहा है। और अगर हम अदर देन इंडिविजुअल की बात करें, बहुत ही सिंपल है, क्या, तो उसमें तो क्या है, सोर्स ऑफ इनकम इंडियन है तो दोनों को टैक्सेबल, और अगर सोर्स ऑफ इनकम फॉरेन है तो रेसिडेंट को तो टैक्सेबल ही है, नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल है ही नहीं। और यहां पे स्पेशल केस आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि कैटेगरी आरएनओआर है ही नहीं, तो यहां पे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। बट आपको ज्यादातर सम क्यों से पूछते हैं, क्योंकि आपको इंडिविजुअल का टैक्सेशन आता है, कंपनी का टैक्सेशन इंटर लेवल पे नहीं आता, तो यहां पे आपको क्या पूछेंगे, इंडिविजुअल के हिसाब से आप कैलकुलेट करो, ठीक है। तो इतना क्लियर है? चलिए, तो ये प्रोविजन हो गया स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अभी 7(9) की बात नहीं करेंगे, 7(9) की बात अभी नहीं करेंगे, अभी तो पहले ये स्कोप समझ लो, 5(1), 5(2) समझ लो। एक बार आपने 5(1), 5(2) समझ लिया, फिर 7(9) पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो अभी भी 7 में तो ठीक है, बट 9 में हम इतना डेप्थ में जाने वाले, ठीक है, तो इसीलिए मतलब वो प्रोविजन इतनी डेप्थ में, इसीलिए
तो अभी इन बिटवीन जो भी प्रोविजंस हैं वो अभी टाइमिंग स्किप करते हैं, फिर बाद में आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो वैसे तो 21 भी डिजर्व करता है ये सम, अभी जो मैंने टॉपिक करवाया, बट मुझे आपको उससे भी एक बड़ा क्वेश्चन करवाना है, क्योंकि मुझे तीनों कैटेगरी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 2 कैटेगरी है, तो मुझे तीनों कैटेगरी को समझाना है आपको। तो इस हिसाब से तीनों कैटेगरी आएगी, हाँ नहीं ये भी नहीं, छोटा है ये वाला। ये क्वेश्चन ऐसा है 26, इसमें सब कुछ आ गया, कुछ पेंडिंग नहीं है। ओके, एवरीथिंग इज कवर्ड, ठीक है। चलिए, वैसे तो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, बट अनसोल्व को मतलब आंसर देके बिना सोल्व करने की बात ही कुछ और होती है, ठीक है। तो यहां पे ये क्वेश्चन हम ऐसे सोल्व करेंगे, मतलब आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है, बराबर है। चलिए, तो अभी आंसर आपको देखना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करें। ओके, विल सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन हियर। इलस्ट्रेशन नंबर 26, कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल एज 45 बीइंग रेसिडेंट और इनरेसिडेंट। मतलब वो अगर वो ROR है तो क्या, अगर वो RNOR है तो क्या, और अगर NR है तो क्या। तीनों कैटेगरी दे दी है आपको, पूछ लिया यहाँ पे, और इनकम का पूरा लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे हम कंप्यूट करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ, यू कैन से स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ, जो भी नाम है। ओके, प्रीवियस ईयर कौन सा है, 22, 23, असेसमेंट ईयर 23, 24, बराबर है, ठीक है। और आपका स्टेटस क्या है, हमें तीनों कैटेगरी से कैलकुलेट करना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो तीनों कैटेगरी यहां पे हम देख लेते हैं, ROR, चलिए वैसे तो मैं टिक करवा के भी करवा सकता था ये क्वेश्चन, इतना इजी भी है, बट फिर भी पहले एक क्वेश्चन, हम बड़ा सा क्वेश्चन जो लेंथी मोस्ट है वो अनसोल्व सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में हम मतलब ऑडिट कर सकते हैं इजीली। चलो, एज आई सेड मैं आपको सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, एक इलस्ट्रेशन से, एक सॉल्व करके पूरा, और एक होम असाइनमेंट, मतलब आपको पूरा घर पे करना। तो यहाँ पे वो तीनों तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। सबसे पहले पॉइंट नंबर, एडजस्टमेंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड। अभी देखिए एक बात समझ लेना, क्या 5-1, 5-2 याद रखनी है हमें, ठीक है। और यहां पे जब आप नोट लिखोगे तो वहां पे भी आपको 5-1, 5-2 का रेफरेंस दे देना है कि 5-1 ROR को ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी, ग्लोबल इनकम विल बी टैक्सेबल टू ROR। 5-1 RNOR को इनकम deemed to be received deemed to be received, accrued deemed to be accrued, and business income which is set up in India, और प्रोफेशन इनकम, बिजनेस इनकम विच इज कंट्रोल इन इंडिया, प्रोफेशन इनकम विच इज सेट, वो टैक्सेबल होने वाली है। और एनआर को कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी 5-2 के हिसाब से, रिसीव्ड डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रूड और अराइजेस, अक्रूड और अराइजेस, और डीम्ड टू अक्रू और अराइजेस, बस वही। तो ये नोट में आ जाएगा, मतलब ROR को आपको कैसे टैक्सेबल किया, RNOR को कैसे टैक्सेबल किया, वो सब आपने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। पहली बात, यूके डेवलपमेंट बॉन्ड मतलब यूके में है, मतलब अर्न कहां पे हुआ, आउटसाइड इंडिया। अर्न कहां पे हुआ, आउटसाइड इंडिया। पहले आपको एक बात समझ लेना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए RNOR, ROR, RNOR एंड NR, और वहां पे आपको टैक्सेबिलिटी करनी हो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक जो भी इनकम है, इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है। हमारे हिसाब से 5-1, 5-2 ठीक है, बट हमारे हिसाब से मैंने जो आपको समझाया है कि इंडियन इनकम मतलब क्या है, फॉरेन इनकम मतलब क्या, वो आपको देख लेना है, क्योंकि हमारे जो 2 रूल है वो आपको गाइड करेंगे।
तो पहले तो आपको ये देखना इंडियन इनकम क्या है, फॉरेन इनकम क्या है, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ 10,000 में से इंडियन इनकम कितनी, फॉरेन इनकम कितनी? 50% इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है तो वो इंडियन इनकम हो जाएगी, मतलब 5,000 इंडिया में रिसीव हुआ है, इसका मतलब 5,000 आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ होगा, अर्न तो आउटसाइड इंडिया ही है, तो बाकी का 5,000 क्या हुआ, जो रिसीव आउटसाइड इंडिया में हुआ है वो फॉरेन इनकम। तो ये 10,000 में से दो कैटेगरी समझ में आई, 5,000 इंडियन इनकम है, 5,000 फॉरेन इनकम है। अभी हम उसको अप्लाई करते हैं, कहां पे, यहां पे। एडजस्टमेंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, बराबर है, उसमें से 50% रिसीव्ड इन इंडिया। तो ये जो इंडियन इनकम है आपका स्टेटस है ROR, RNOR एंड NR, बराबर है। तो अगर आप यहां पे देखोगे कि 50% कहां पे हुए हैं, रिसीव्ड इन इंडिया। इंडियन इनकम ऑलवेज टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। बाकी की 50% रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो ये फॉरेन इनकम हुई। अब इनकम कोई भी इनकम है ना, ROR को तो टैक्सेबल होगी ही होगी, ROR को तो टैक्सेबल होगी होगी, फॉरेन इनकम कभी भी NR को टैक्सेबल नहीं होने वाली, समझ रहे हो। वही चार्ट, मतलब कोई भी इनकम है आपको वो चार्ट दिमाग में आना चाहिए कि मैंने जो आपको लिखवाया, ठीक है, दैट चार्ट विल बी देयर। सिर्फ दो ही आपको कैटेगरी देखनी है, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम। क्या करना है, सिंपली सी टू इट। ओके, तो अगर फॉरेन इनकम में ROR को तो टैक्सेबल होने वाला है, NR को कभी टैक्सेबल होगा नहीं। RNR को कब टैक्सेबल होगा, फॉरेन इनकम RNR को कब टैक्सेबल होगा, एक ही सिचुएशन, मतलब दो है बट वो ओवरऑल एक ही है, एक ही हेड है। बिजनेस अगर कंट्रोल इंडिया, ये बिजनेस की इनकम है नहीं, प्रोफेशन यही प्रोफेशनल इनकम है नहीं, तो फिर यहां पे मैं क्या लिखूं, नॉट टैक्सेबल। ये समझ में आ रहा है, मतलब सीधे आप 1055 लिख सकते हैं, लाइक दैट, लाइक दिस 1055। बट अगर मैं 1055 लिखूंगा तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इसे कैटेगरी करके आपको समझाया है, ठीक है। इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? सेकेंड, इसमें सारे पॉइंट्स आ जाने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई 50% रिसीव्ड इन इंडिया। ओके, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई 50% रिसीव्ड इन इंडिया, तो 50% सभी को टैक्सेबल होगा। फिर 50% रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, फिर उसका क्या होगा, सॉरी मतलब क्या टैक्सेबल टू ऑल, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई हैव सेड। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया इन चेन्नई, मतलब वन इंडिया में रिसीव कहीं पे भी हुआ, क्या फर्क पड़ता है, यहां पे रिसीव की कैटेगरी करनी नहीं है, क्यों, ऑन इंडिया में ना। अगर ऑन इंडिया में है तो इंडियन इनकम में तो देखना ही नहीं है, सभी को टैक्सेबल, यस 2020। अभी इंडियन इनकम की डेफिनेशन समझ में आ रही है, आइदर ऑन इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी अक्रूड अराइजेस इन इंडिया, आइदर और, कुछ भी एक ही हुआ इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल। फिर रिसीव कितना भी हुआ, रिसीव का देखना ही नहीं, एक इंडिया में हो जाए, दैट्स इट। तो सर आगे क्यों कैटेगरी की, क्योंकि यूके डेवलपमेंट बॉन्ड ऑन इंडिया में नहीं हुआ था, तब जाके आपको रिसीव देखना पड़ा ना। अगर ऑन इंडिया में तो रिसीव देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये समझ में आ रहा है। थर्ड, शॉर्ट टर्म कैपिटल सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। अभी एक बात समझना यहां पे, वैसे तो अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है तो, मतलब अभी हमने सेक्शन 9 नहीं किया है तो आपको सेक्शन 9 में ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ी हिंट दे देता हूं मैं, क्योंकि पहले मुझे ये 3 कैटेगरी समझानी है, फिर बाद में जाके मैं आपको सेक्शन 9 समझाऊंगा। ओके, तो
जब भी आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, मतलब इंडियन कंपनी है और शेयर्स इंडिया में है, तो फिर वो डीम टू अक्रॉस इंडिया हो जाता है। ओके, और अगर वो डीम टू अक्रॉस इंडिया है तो वो इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी 2020 टैक्सेबल टू ऑल। क्लियर इतना? नेक्स्ट, फोर्थ, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। एक तो ब्रिटिश कंपनी का डिविडेंड है, मतलब शेयर्स ब्रिटिश कंपनी में आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं और रिसीव भी लंदन में है। ओके, चेक करो, सबसे पहले चेक क्या करना है, इंडियन इनकम फॉरेन इनकम, तो आपको फर्स्ट से समझ में आ जाएगा। फॉरेन इनकम कैसे, ना ही इंडिया में रिसीव हुआ है, ना ही इंडिया में अक्रू हुआ है, ना ही कोई डीमिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होती है यहाँ पे, मतलब ये फॉरेन इनकम हो गई। ओके, ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। तो ये हो गई फॉरेन इनकम, और फॉरेन इनकम भले ही हो आरओआर को तो टैक्सेबल है, एनआर को कभी टैक्सेबल नहीं है। आरएनआर को टैक्सेबल तभी होगा अगर बिजनेस है, क्या कंट्रोल इंडिया में है, क्या नहीं, डिविडेंड है, अदर सोर्स है। प्रोफेशन है, क्या इंडिया में सेटअप, नहीं प्रोफेशन नहीं है, डिविडेंड है, अदर सोर्स, ठीक है, तो फिर नॉट टैक्सेबल। आप घुमा फिरा के कहीं पे आओ, वो चार्ट पे ही आ जाओगे, और वो चार्ट जितना आसान कोई टॉपिक है ही नहीं ये समझने के लिए, वरना आप नॉर्मली अगर करोगे 5-1 5-2 तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट, फिफ्थ, बट इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम का डिफरेंस समझ में पहले आना चाहिए। अगर आपने फॉरेन को इंडियन बता दिया, इंडियन को फॉरेन बता दिया, देन गॉन, so that you need to make sure. Okay, long term capital in on sale of plant at Germany। अभी देखिए जर्मनी में प्लांट है, वो आप सेल कर रहे हो ऑन आउटसाइड इंडिया, तो अभी ऑन का तो टॉपिक आया नहीं है, अभी ऑन नहीं आया तो रिसीव हो सकता है, माइट बी, यस 50% रिसीव्ड इन इंडिया, तो अभी यहाँ पे कैटेगरी करनी पड़ेगी क्योंकि ऑन आउटसाइड इंडिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक में जैसे कैटेगरी की थी वैसे ही करेंगे हम यहाँ पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम प्लांट इन जर्मनी, ओके, जिसमें से 50% रिसीव्ड इन इंडिया। तो अगर कितना है 20, अगर इंडिया में रिसीव हुआ तो इंडियन इनकम तो टैक्सेबल टू ऑल। बट सर आरआर को सीधा 40 लिख दे तो हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरआर में तो ऑलवेज 40 पूरा का पूरा आ ही जाने वाला है, ठीक है। बाकी का 50% जो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हुआ है तो वो फॉरेन इनकम हो गई, क्योंकि अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, फिर भी आरओआर को टैक्सेबल है, एनआर को कभी टैक्सेबल नहीं होगा फॉरेन इनकम। आरएनआर को तभी होगा अगर बिजनेस है, क्या नहीं प्रोफेशन है, क्या ये तो कैपिटल गेन है, डैश। गेटिंग दिस, 40-20-20 लिखो या जिस तरह कैटेगरी करके लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 6, income earned from Germany which is controlled from Delhi, 40,000 received in India। ये यार earn कहां पे हुआ, आउटसाइड इंडिया, बट रिसीव्ड इंडिया में हुआ 40। चलिए पहले रिसीव की बात करते हैं। ओके, अभी यहां पे ध्यान रखना, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी मतलब आउटसाइड इंडिया, बराबर है, इसमें से कितना रिसीव्ड इंडिया में हुआ है। अगर इंडिया में रिसीव होता है 40,000, फिर वहां पे तो कुछ कोई भी कैटेगरी को देखने की जरूरत ही नहीं है, इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल, बराबर है। बट जो आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ है उसमें क्या होगा, अरे भले ही आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ है, आरओआर को तो टैक्सेबल होगा, आर एनओआर को आप बाद में देखते हैं, पहले एनआर को टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे कई बार ऐसे करते हैं स्टूडेंट, गलती क्या,
सर कंट्रोल इंडिया में हुआ मतलब इंडियन इनकम मतलब टैक्सेबल टू ऑल? नहीं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि कंट्रोल इंडिया में मतलब इंडियन इनकम। कंट्रोल इंडिया में होने से इंडियन इनकम नहीं हो जाएगी। इंडियन इनकम कब होगी? ऑन इंडिया और डीम टू ऑन इंडिया में, रिसीव्ड इंडिया में और डीम टू रिसीव्ड इंडिया में। अभी यहां पे देखिए, ये 30,000 इनकम की बात करें, बिजनेस कहां पे है? जर्मनी में। ऑन कहां पे हुआ? जर्मनी में। 30,000 रिसीव कहां पे हुआ? जर्मनी में। तो ये फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम एनआर को कभी भी टैक्सेबल नहीं होगी, इवन इफ दैट बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। कई बार स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि कंट्रोल जैसे लिखा ऑन इन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया मतलब सभी को टैक्स, ऐसा नहीं होगा। ओके, ऐसा कभी नहीं होगा, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी यहां पे क्या करना है? फॉरेन इनकम RNOR, ये बिजनेस इनकम है। हाँ, कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया, टैक्सेबल। तो ये जो है दिस इज द एक्स्ट्रा पॉइंट, और इस इनकम की वजह से दो एडिशनल कंडीशन और RNOR की कैटेगरी जो है वो इंसर्ट हुई है। समझ रहे हो कि अगर आपकी इनकम फॉरेन इनकम है बट आप RNOR हो ना, हाँ, आपका बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा है? इंडिया से, फिर तो वो आपको इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। बट बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, कंट्रोल यहां से कर रहे हो। बोलोगे कौन ऐसा बोलेगा कि फॉरेन बिजनेस में यहां से कंट्रोल कर रहा हूं? अभी मैंने पहले बोला, इनकम टैक्स जब आप स्टडी कर रहे हो तब मान लेना सब सही बोल रहे हैं, ठीक है। जब प्रैक्टिकल आओ तब देखना कि सब सही नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। बट यहां पे तो हमें मानना होगा एवरीबडी इज स्पीकिंग द ट्रुथ, और वो सही बोली, हाँ कंट्रोल कर रहा हूं। ओके, तो ये समझ में आया। फॉरेन इनकम अर्न भी आउटसाइड इंडिया हुआ है, रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हुआ है, बट बिजनेस कंट्रोल इंडिया में RNOR को टैक्सेबल, प्रोफेशन इंडिया में सेटअप RNOR को टैक्सेबल, बट एनआर को कभी टैक्सेबल नहीं हुआ। इज दैट क्लियर? और मैंने तो कई बार स्टूडेंट के आंसर में ऐसा भी देखा है, ऐसा कभी, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट को समझते हो? ओके ओके, नल सेट, इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इम्पॉसिबल। ऐसा कभी नहीं होगा। कैसा मतलब? मैंने ऐसा भी देखा है स्टूडेंट को ऐसे लिखते हुए, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ऐसा कभी नहीं होगा। आप RNOR को छोड़ के एनआर को टैक्सेबल कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये तो आउट ऑफ ब्लू हो गया कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप RNOR को छोड़ के एनआर को टैक्स कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज पॉसिबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। ओके, इज दैट क्लियर? बट ये RNOR को कब टैक्स कर रहे हैं समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 7th, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंडन। अभी हाँ, टैक्सेबल टू ऑल, दैट्स गुड थिंग। बट कई बार मतलब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, हाँ RNOR में ऐसा बोला था कि कंट्रोल इंडिया में हो तो टैक्सेबल करना है, अभी RNOR को टैक्सेबल नहीं करते, ठीक है। तो RNOR में डेस लिखोगे। अरे भाई ये बिजनेस कहां से कर रहे हो आप? दिल्ली में, बस। और आगे क्या देखने का? ऑन इन इंडिया, टैक्सेबल टू ऑल। बिजनेस, अभी ये प्रैक्टिकली मत सोचना बिजनेस इंडिया में है तो बिजनेस जो है वो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम नहीं, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। मतलब ऐसे कैसे होगा? दिल्ली का बिजनेस हुआ ही, आउटसाइड इंडिया कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ऑनलाइन होगा, ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। मतलब वहां से रिमोट लोकेशन से कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा होगा, जो भी है अभी बताया तो हम मान लेंगे। बट बिजनेस कहां का है? इंडिया। और ऑन इन इंडिया मतलब इंडियन इनकम, इंडियन इनकम मतलब फिर सोचना ही नहीं है आपको कुछ भी, टैक्सेबल टू ऑल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको अप्लाई कैसे करना है। इनकम टैक्स में यही मैंने आपको बार बार बता देता हूं कि प्रोविजन आपको पता होगा बट उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, आपके पास इक्विपमेंट कितने भी हो,
अगर आपको उसको चलाना के नहीं आता, ठीक है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो वैसे ही प्रोविजन आपको याद कितनी भी हो, अप्लाई कैसे करना है, कहां पे करना है, टैक्सेबल होगा नहीं होगा, कैसे वो प्रोविजन अप्लाई होगी, अगर वो आपको अच्छे से नहीं आता तो टैक्स नहीं कर सकते आप। ओके, टैक्स की प्रैक्टिस भूल जाओ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंडन, हाउस प्रॉपर्टी लंडन मतलब ऑन आउटसाइड इंडिया, ठीक है, डिपोजिटेड इन ए बैंक एट लंडन, ब्रॉट टू इंडिया, कंप्यूटेड। पहले तो ये लास्ट वर्ड पे आते हैं, कंप्यूटेड, इसको हाईलाइट कर दो, हाईलाइट हो जा भाई। ओके, दो इनकम ऐसी है जिसमें ये आपको कंप्यूटेड वर्ड देखना होगा। क्यों बताता हूं मैं आपको। हाउस प्रोवाइड इनकम जैसे हम करेंगे तो वैसे सारे हेड की इनकम जो भी हम करेंगे उसमें रिस्पेक्टिव हेड के कुछ डिडक्शंस होते हैं। तो सर डिडक्शन का चैप्टर बोला था आपने, चैप्टर 6A, 80C to 80 वो अलग है। पहले क्या हेड में डिडक्शन होता है, हेड का हेड में डिडक्शन होता है, फिर उसमें नेट हेड की इनकम होती है, फिर जीटीआई, फिर जाके ग्रोस टोटल इनकम में से हम डिडक्शन माइनस करते हैं 80C to 80 के। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, लाइक सैलरी, तो सैलरी में 16 में डिडक्शन होगा, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, ठीक है। सेम वे हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन होता है, सेक्शन 24A, 24B, 24A में है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, जेवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे एनएवी और 30% ऑफ एनएवी। अभी यहां पे होगा क्या, आपको बोला है रेंट रिसीव्ड, कहीं पे भी ऐसा बोला रेंट रिसीव्ड तो उसमें से आपको फ्लैट 30% माइनस करना ही करना हो। बट अगर कहीं पे ऐसा लिखा है कंप्यूटेड, मतलब अभी आप एडवांस मत हो, हमने माइनस करके ही दिया है, तो 50 को एज इट इज ले लो। बट अगर यहां पे बोला होता रेंट रिसीव तो हमें 30% माइनस करने के बाद उसको लेना पड़ता। ओके, तो मैं आगे बताऊंगा, और वैसे भी हाउस प्रॉपर्टी में आएगा तब हम अच्छे से समझ लेंगे। तो यहां पे तो 50 होने वाला है। चलिए अभी वन विल कम बैक। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंडन, डिपोजिट इन ए बैंक एट लंडन, ब्रॉट टू इंडिया, ठीक है। ये कंसेप्ट है रिसिप्ट वर्सेस रेमिटेंस का, ठीक है। तो इसके लिए एक्चुअली मैंने प्रैक्टिकल शुरू कर दिया है, बट मैंने ये सोचा कि जब ये टॉपिक इसमें आएगा तब जाके हम थियरी समझेंगे, क्योंकि तब तक को आपको ये तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे तो मैंने ये टेबल के नीचे पहले ही पॉइंट यहां पे लिया है, रिसिप्ट वर्सेस रेमिटेंसेस, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लो, ठीक है। तो अभी आपको जो पॉइंट दिया है उसमें क्या लिखा है, कैन यू टेल मी? कि प्रॉपर्टी इन लंदन, उसका रेंट आपको रिसीव हुआ, कहां पे रिसीव हुआ? बैंक इन लंदन। जब मैं बोलता हूं रिसिप्ट, इसका मतलब होता है फर्स्ट रिसिप्ट। पहली बार आपको कब मिला और कहां पे मिला। जब मैं बोलता हूं रेमिटेंस, तो इसको हम बोलेंगे सब्सिक्वेंट ट्रांसफर और सब्सिक्वेंट रिसिप्ट। ये सिंपल टर्मिनोलॉजी में मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। मतलब अभी जब आपको इनकम मिल रही है तो सबसे पहली बार वो इनकम आपको कहां पे मिली? बोलेंगे लंदन में मिली, ठीक है। बोलेंगे लंदन में जो इंडियन बैंक है वहां पे मिली। अरे इंडियन बैंक को छोड़ो, रिसीव कहां पे हुई है? लंदन में। पहली बार रिसीव कहां पे हुई? लंदन में, मतलब रिसीव आउटसाइड इंडिया। यहां पे जब हम रिसीव की बात करते हैं, रिसीव्ड इन इंडिया, तो पहली बार इंडिया में रिसीव होनी चाहिए। अब यह बोलोगे लंदन में हमने रिसीव कर लिया, फिर बाद में जाके लंदन से इंडियन बैंक अकाउंट में हमने शिफ्ट किया, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस। मतलब हुआ क्या समझ, आपको पहले पैसा मिल गया तो आपने एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, फिर उस बैंक में डिपॉजिट जो हुआ है फंड, वो आपने दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो ये जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, ये आपके लिए रेमिटेंस है, ये इनकम नहीं है। मतलब आप थोड़ी खुद को इनकम करोगे, ओके मैंने मेरी एक बैंक से दूसरी बैंक को इनकम मतलब ट्रांसफर किया तो इनकम थोड़ी हो जाएगी, वो तो रेमिटेंस है।
It's like from one pocket to another pocket you are transferring the money. So that's not your income. इनकम क्या थी? जब पहली बार आपके पॉकेट में इनकम आई, पहली बार। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट रिसिप्ट कहां पे हुआ। ये छोटा सा कंसेप्ट रिसिप्ट वर्सेस रेमिटेंस का, अभी आगे उसकी टैक्सेबिलिटी में समझाऊंगा कि ये क्या है। ओके, बट यहां पे ये समझ में आ गया रिसिप्ट वर्सेस रेमिटेंस। रिसिप्ट बोले तो पहली बार आपको कहां पे मिला, रेमिटेंसेस तो जो मिला उसके बाद आपने कहां पे शिफ्ट किया। रेमिटेंस का कुछ नहीं होगा, ये इनकम ही नहीं है। मतलब ऐसा थोड़ी हुआ आपको इंडिया में मिला तो सॉरी आपको लंदन में मिला तो फिर आप बोलोगे ओके लंदन में रिसीव हो गया, फिर वहां से आप इंडिया में इनकम लाओगे, इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी चलो टैक्स भरो। कैसे टैक्स भरो? मेरी लंदन की जो बैंक है वहां से मैंने शिफ्ट किया है, कैसे मेरी इनकम होगी? अगर ऐसे करूंगा तो मेरे जो भी फॉरेन इनकम जो आ रही है मैं इंडिया शिफ्ट कर रहा हूं अभी भी आप टैक्स करोगे, ऐसा थोड़ी होगा। अगर आपको टैक्स करना है तो जब मुझे पहली बार मिला तब टैक्स कर लो। बोलेंगे तब तो टैक्स कैसे करें? रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ऑन आउटसाइड इंडिया, और आप एनआर हो, हाँ तो फिर टैक्सेबल नहीं होगा। अगर मैं एनआर हूं, मुझे रिसीव आउटसाइड इंडिया हो रहा है, ऑन भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो टैक्सेबल नहीं है। फिर मैं वो पैसा फॉरेन से इंडिया में शिफ्ट करूं तो मेरा ही पैसा है, मैं कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूं, वो रेमिटेंस है, वो इनकम नहीं है। तो यहां पे जो हम रिसीव्ड इन इंडिया कब से बोले जा रहे हैं वो क्या है? पहली बार कहां पे रिसीव हुआ। ओके, इज दैट क्लियर? तो इंपॉर्टेंस किसका है? फर्स्ट रिसिप्ट का। ओके, तो पहली बार जब इनकम रिसीव होती है, ओके, उसी को हम रिसिप्ट बोलते हैं। चलिए तो यहां पे वापस आ जाते हैं वही कंसेप्ट पे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन, ठीक है, अर्न इन इंडिया, अर्न आउटसाइड इंडिया, डिपोजिटेड इन अ बैंक एट लंदन। तो अभी रिसीव कहां पे हुआ बोल दीजिए? आउटसाइड इंडिया। फिर जो ब्रॉड टू इंडिया किया उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो रेमिटेंस, उसका कोई मतलब नहीं। समझ रहे हो? तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे हम? इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अर्न आउटसाइड इंडिया, तो ये हो गई फॉरेन इनकम। और फॉरेन इनकम रेंट, ये कंप्यूटेड है, कंप्यूटेड मतलब यहां पे 30% माइनस मत करना। रेंट कंप्यूटेड फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव्ड देयर। ओके, चलिए इतना क्लियर है? कितना? 50,000। आर को तो एक्सेबल हो ही जाएगा, एनआर को नहीं होगा। आर को तभी होगा जब बिजनेस हो, ये तो रेंट है, भूल जाओ, बिजनेस नहीं, प्रोफेशन नहीं, तो आर को टैक्सेबल नहीं, फॉरेन इनकम। क्लियर है? रिसिप्ट वर्सेस रेमिटेंसेस क्लियर है? ओके, एक और टॉपिक रिसिप्ट वर्सेस रेमिटेंसेस का आएगा, तभी हम समझेंगे, डोंट वरी। हाँ वो फास्ट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन एन इंडियन कंपनी, तो फिर तो ये इंडियन कंपनी है, मतलब डीम टू बी रिसीव्ड, डीम टू बी अक्रूड और इन इंडिया, ठीक है। तो रिसीव कहीं पे हो क्या फर्क पड़ता है? रिसीव कहीं पे भी हो क्या फर्क पड़ता है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन इंडियन कंपनी, इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल, इंडियन इनकम taxable to all. Clear? Fees for technical services rendered in India but received in London. Rendered in India. अभी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का भी टॉपिक सेक्शन 9 में आएगा, तब मैं डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी के लिए समझ लो कि ये रेंडर्ड इंडिया में है, मतलब इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल।
कितना 8 टैक्सेबल टू ऑल। भी बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पे। यस ओके नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई। दैट्स इट। मैनेज कहीं से भी हो, क्या फर्क पड़ता है, ऑन इन इंडिया इन इनकम टैक्सेबल टू ऑल। अभी समझ में आ रहा है कैसे करना है? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई टैक्सेबल टू ऑल। इनकम फ्रॉम सिचुएटेड प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान रिसीव्ड देयर कंप्यूटेड बोले तो 30% माइनस नहीं करना है। ओके अभी प्रॉपर्टी इनकम, प्रॉपर्टी मतलब हाउस प्रॉपर्टी इनकम की बात हो रही है, सिचुएटेड इन पाकिस्तान तो आउटसाइड इंडिया। अभी यहाँ पे वो अनडिवाइडेड वाला कंसेप्ट अप्लाई मत करना, ठीक है, वो सिर्फ इंडियन ओरिजिन के लिए था। हाँ तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड भी पाकिस्तान में है, आउटसाइड इंडिया मतलब ये क्या है, फॉरेन इनकम। तो इसका क्या करूं मैं? अभी आप बोल दो, पूरा बोल दो, तीनों का बोल दो, साथ में बोल दो। 16 डैश डैश, क्यों RNOR में डैश क्यों? बिजनेस नहीं है, प्रोफेशन नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान 16 डैश डैश। नेक्स्ट चलो 13, हाँ अब ये आया, पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इस पॉइंट में ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि यहां पे मैं ROR में भी मना कर रहा हूं। बोलोगे सर ऐसा कैसे होगा, ROR में मना मतलब डैश 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 कैसे होगा? अभी इसका आंसर क्या है समझो, ये क्या है, फॉरेन पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया। ओके फॉरेन में से यहां पे लेके आए तो इसको बोलेंगे रेमिटेंसेस, और यहां पे मैं लिखूंगा डैश डैश डैश, कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहां पे बिगेस्ट कंफ्यूजन होती है, सर ये ROR में आपने क्यों नहीं लिखा, ROR में क्यों आपने नहीं लिखा? तो दैट इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन। तो वो कंफ्यूजन को यहां पे हम सॉल्व करते हैं। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया, रिसिप्ट्स वर्सेस रेमिटेंसेस। ओके जब मैं इनकम बोलूंगा, ओके और अगर इनकम मुझे पहली बार जब रिसीव होती है, ठीक है, तो फर्स्ट रिसीव्ड, ओके तो उसको मैं कंसिडर करूंगा रिसीव्ड या रिसिप्ट। बट रिसीव होने के बाद सब्सिक्वेंट ट्रांसफर होता है, मतलब ये क्या है, रिसीव्ड होने के बाद ट्रांसफर आफ्टर रिसीव्ड, ये सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है, उसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस।
पहली बात ये समझ लो कि दिस इज नॉट इनकम, दिस इज नॉट कंसीडर्ड एज इनकम। ये इनकम कंसीडर ही नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेमिटेंस। ये इनकम कंसीडर नहीं होगी। तो जो इनकम ही नहीं है तो इसके टैक्सेबिलिटी की कोई बात ही नहीं आती है। इतना क्लियर है पहले? ओके। अभी ये जब रिसीव होती है, तो जब रिसीव होगा तब आपको देखना है। मान लीजिए आपको असेसमेंट ईयर 15-16 में रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हुआ था, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, या फिर यहां पे, हाँ अभी असेसमेंट ईयर ही लेते हैं, चलो नो प्रॉब्लम। तो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हुआ था कब, 15-16। तो अभी 15-16 में देखो ये टैक्स होगा नहीं होगा, अगर होता तो तब हो जाता। अभी हम किस असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं, 23-24। ये रिसीव्ड आपको आउटसाइड इंडिया हुआ, असेसमेंट ईयर 23-24 को यही इनकम, मान लीजिए आपको यहां पे 1 लाख की इनकम रिसीव हुई, यही इनकम शिफ्ट हो रही इंडिया में, सेम 1 लाख। तो ये फॉरेन पास्ट इनकम रेमिटेड टू इंडिया हुई। तो ये इनकम किस ईयर की थी, 15-16 की। तो अगर वो टैक्सेबल होती तो उस ईयर में हो जाती, अगर नहीं होती तो भी उस ईयर में नहीं होती। ठीक है, हमारे ईयर से इसका कोई लेना देना नहीं। मतलब करंट ईयर में वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेमिटेंस। तो रेमिटेंस तो नॉट कंसिडर्ड एज इनकम, और अगर इनकम ही नहीं है तो फिर टैक्सेबल की तो बात ही नहीं है। तो यहां पे ये सिचुएशन क्या है, पास्ट अनटैक्स इनकम ब्रॉट टू इंडिया, ये रेमिटेंस है। तो रेमिटेंस को हम इनकम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो जब भी ऐसा आए, पास्ट अनटैक्स है और अभी ये इंडिया में रिसीव हो रहा है, तो वो सिंपल रेमिटेंस है और वो किसी को भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो इनकम ही नहीं है। ये बात समझ में? अभी एक और बात, सेकंड में आपको सिचुएशन समझाता हूं, और वो सिचुएशन में ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी करंट ईयर की बात करते हैं। 23-24 में आपको इनकम रिसीव हुई आउटसाइड इंडिया, ओके, 1 लाख। इस 1 लाख में से आप 80,000 इन इंडिया शिफ्ट किया। ठीक है, मतलब पहले आपको इंडिया आउटसाइड इंडिया 1 लाख मिला, उसमें से 20,000 का वहां पे खर्चा किया। अभी वो जो भी खर्चा किया, ठीक है, पढ़ाई के लिए किया और किसी भी रीजन से किया, वहां पे खर्चा कर दिया, और उसके बाद 80,000 जो है वो इंडिया शिफ्ट किया। तो यहां पे होगा क्या, ये सब किस ईयर में हो रहा है, हमारे ईयर में हो रहा है। तो अभी हम ये जो भी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसके कैलकुलेट कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर 23-24 की। तो यहां पे दो एडजस्टमेंट आ गए करंट ईयर के लिए, एक रिसीव होना, दूसरा रेमिटेंस होना। ये समझ में आ रहा है? एक रिसीव होना, आपको लंदन में 1 लाख की इनकम रिसीव हुई, वो एक अलग ट्रांजेक्शन, उसमें से आपने 20,000 खर्च किया, अभी खर्च की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, उसको भूल जाओ। उसमें से 80,000 आपने लंदन से उठा के इंडिया लेके आए, तो वो एक अलग ट्रांजेक्शन। अभी हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। क्या ये 1 लाख आपको कहां पे मिला, आउटसाइड इंडिया। अर्न कहां पे हुआ, आउटसाइड इंडिया। तो ये 1 लाख आर को टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, फॉरेन इनकम। यस, कितना टैक्सेबल होगा, 1 लाख पूरा का पूरा। समझ रहे हो? आरएनआर को नो, बिजनेस नहीं है। एनआर को नो। अभी 80,000 का क्या करोगे, कुछ नहीं, रेमिटेंसेस इग्नोर इट। अभी काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 80 टैक्सेबल कर देते हैं। 80 को टैक्सेबल ही नहीं करना इंडिया में, और या तो फिर क्या करेंगे पता है, उसमें लिखेंगे 1 लाख, फिर आरएनआर और उसमें लिखेंगे 88। क्यों, तो इंडिया रिसीव, अरे रिसीव्ड
इज अ फर्स्ट रिसिट, सेकेंड का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। फर्स्ट रिसीव हुआ वो हमारे लिए रिसीट है। तो अभी सर यहां पे आपने 1 लाख कंसिडर किया और यहां पे आपने पूरा इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये मिला था कब? 15-16 में, पास्ट था, पास्ट। तो पास्ट में मिला, तो अगर वो टैक्सेबल होता तो तब करते थे, नहीं किया मतलब टैक्सेबल नहीं है, उसको इग्नोर करो। अभी के लिए वो सिर्फ और सिर्फ रेमिटेंसेस है, उसको इग्नोर करो। और यहाँ पे दूसरी सिचुएशन मैंने आपको बताई, उसमें क्या हुआ? करंट ईयर में इनकम मिली और करंट ईयर में ही रेमिटेंस हुआ। रेमिटेंस को तो अभी भी मैं इग्नोर ही कर रहा हूं, मैं कंसीडर किसको कर रहा हूं? फर्स्ट रिसीट को। इसका मतलब अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट रिसीट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, सेकेंड सब्सिक्वेंट को भूल जाओ, और फर्स्ट में जितना मिला वो इंपॉर्टेंट, सेकेंड सब्सिक्वेंट को भूल जाओ। क्लियर है? ओके, चलिए। तो ये पास्ट अनटैक्स इनकम ब्रॉट टू इंडिया को हमने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, समझ में आया? बिकॉज इट इज ओनली रेमिटेंसेस एंड नॉट रिसिप्ट। ओके। 14 इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर देन ब्रॉट टू इंडिया, देन ब्रॉट टू इंडिया। उसका कुछ काम नहीं है, इंडिया लेके आ रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो। ओके, मिला कहां पे? पहले नेपाल में, फिर बाद में इंडिया लेके आओ, कहीं पे ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? वो रेमिटेंस है, उसको इग्नोर करो। अभी पढ़ो एग्रीकल्चर। सर एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, इंडिया में हुआ तो एग्जेम्प्ट, आउटसाइड इंडिया हो तो टैक्सेबल, क्योंकि हम सिर्फ इंडियन फार्मर्स को बेनिफिट देते हैं। ठीक है, अगर आपका फॉरेन में कोई फार्म है, वहां से आप एग्रीकल्चर इनकम लर्न करके आ रहे हो, फिर तो टैक्सेबल हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो नेपाल आउटसाइड इंडिया, अब ये तो आउटसाइड इंडिया है, पता है? ठीक है, हाँ, तो कई बार ऐसा इंडिया का ही पता नहीं होता है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर, ठीक है, तो फॉरेन इनकम। मतलब ऐसा कोई सिटी आ गया, आप सोचने लगे अभी ये सिटी इंडिया में आता है कि नहीं आता है? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, डोंट वरी, आपको नहीं पता वो सिटी, ऐसा नहीं करेंगे, वेल नोन सिटी ही देंगे। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड situated in नेपाल। ओके, situated in नेपाल, कितना? 18। सिर्फ ROR को टैक्सेबल होगा, इन दोनों को टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या विच वॉज सेट अप इन इंडिया रिसीव्ड देयर बट स्पेंट क्या काम है? कुछ काम नहीं। ओके, अभी प्रोफेशन कहां का है? केन्या का, मतलब अर्निंग केन्या, और रिसीव्ड देयर ऑन बी आउटसाइड इंडिया, ऑन आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन इनकम। बट प्रोफेशन कहां का है? इंडिया का सेटअप है। ओके, तो फिर इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल, ऐसा मत करना। ओके, ये फॉरेन इनकम ही हुई, जस्ट बिकॉज सेटअप है इसलिए इंडियन इनकम हो गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये किसको टैक्सेबल होने वाला है? 5 सिंपल। ये समझ में आ रहा है? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या रिसीव्ड देयर but set up in India. Just because of this reason ये RNOR को टैक्सेबल हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ हिज वेडिंग। पहली बात, अभी अदर सोर्स में आगे हम देखेंगे कि 50,000 से एक्सीडिंग गिफ्ट हुआ तो ही टैक्सेबल होगा। पहले तो ये 20,000 ही है, तो एक तो ये रीजन से भी वो टैक्सेबल नहीं होगा, और दूसरा रीजन, चलो मान लीजिए यहाँ पे 20 की जगह पे 80 भी होता तो भी टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि मैरिज के दिन तो सब कुछ अलाउड है। ऑन दी ओकेजन ऑफ वेडिंग,
मैरिज के दिन जितना भी गिफ्ट मिला, रिलेटिव से मिला या नॉन रिलेटिव से मिला, अब एक ही तो दिन बचा है, ठीक है, तो उस दिन जो भी मिला सब कुछ एग्जाम्प्ट। तो जितना भी गिफ्ट आपको रिसीव करना है और एग्जामिशन बेसिस पे जाना है, तो मैरिज के दिन बोल दो कि गिफ्ट जितना देना है दे दो, ऑनलाइन जितना ट्रांसफर करना है कर लो, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ये गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन एग्जाम्प्ट। अरे गिफ्ट रिसीव्ड on the occasion of marriage exempt. Exempt. Next, interest on saving bank deposit in SBI. SBI India, Indian income taxable to all. इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, ओके। अभी यहां पे इन्होंने बोला है टोटल इनकम, ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम? हमने बेसिक में देखा था, ग्रोस टोटल इनकम इज बिफोर डिडक्शन ऑफ एटीसी टू एटीयू एंड टोटल इनकम इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ एटीसी टू एटीयू। मैंने आपको कभी ये समझा डिफरेंस बिटवीन एग्जम्पशन एंड डिडक्शन? सी, एग्जम्प्ट इनकम क्या होता है कि उस इनकम पे टैक्स ही नहीं है, तो इसको हम कभी भी जीडीआई का पार्ट कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे 18, 19, 20 बराबर है, 20 एडजस्टमेंट हो गए शायद, हाँ। तो फिर इसका अगर हम टोटल करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोस टोटल इनकम, बराबर है। अभी इसमें से अगर सेक्शन 80C टू 80U कोई भी डिडक्शन आ रहे हैं चैप्टर 6 के, तो हम माइनस करेंगे और फाइनल आंसर होगा टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, और इस पर टैक्स कैलकुलेट हो। अभी आपको क्या पूछा, क्या है? वर्ड टोटल इनकम। जब बोले कि टोटल इनकम बोले तो डिडक्शन माइनस करने के बाद, तो यहां पे आपको जो जो डिडक्शन एप्लीकेबल वो पता होना चाहिए। सर डिडक्शन का चैप्टर तो अभी किया ही नहीं है, आगे करेंगे तब पता चल जाएगा, डोंट वरी, ओके। तो डिडक्शन का चैप्टर करोगे तो कौन कौन से डिडक्शन मिल रहे हैं वो पता चल जाएगा। अभी देखिए 2-3 डिडक्शन ऐसे हैं जो श्योर है, तो ये आपको अभी याद रखने होंगे। एक, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एटीसी में डिडक्शन मिलता है। प्रैक्टिकल नॉलेज जितना तो होगा, सीए स्टूडेंट हो, एटीसी आपको नहीं पता है तो फिर पहले वो एटीसी जो है उसमें कौन कौन से इन्वेस्टमेंट आते हैं वो देख के आओ एक बार, ठीक है। कि प्रिस्क्राइब इन्वेस्टमेंट है कि आपको जो भी इनकम हो रही है उसमें से आप प्रिस्क्राइब, मानो एलआईसी पॉलिसी ली, बच्चों के लिए स्कूल फीस पे की, ओके, एफडी में इन्वेस्ट किया, तो ये ऐसे काफी सारे यूनिट लिंक स्कीम है, तो फिर काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपको एटीसी में 1,50,000 मैक्सिमम डिडक्शन देते हैं। दूसरा, अगर आपका सेविंग बैंक में अकाउंट है और इंटरेस्ट मिलता है, ओके, तो सेविंग बैंक में इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट डिविडेंड सब अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। कहां पे टैक्सेबल होता है? अदर सोर्सेज। बट 80TTA एक सेक्शन है, 80TTA, जिसमें ये बोला गया है कि आपके सेविंग में अगर 10,000 तक इंटरेस्ट है तो 10,000 तक हम आपको डिडक्शन देंगे। ओके, फिर मैंने आपको यहां पे बोला एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट, तो मैंने क्या किया? अभी एक बात समझना, जब मैं आपको बोलूं इनकम जो है ओके, वो एग्जेम्प्ट है और इनकम में से आपको डिडक्शन मिलता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो एग्जेम्प्ट है, नॉट कंसीडर्ड एट ऑल, तो ये हम क्या करेंगे? जीटीआई में कंसीडर नहीं करेंगे। इसलिए मैंने क्या किया, अगर आप देखेंगे यहां पे एग्रीकल्चर इनकम नहीं था, मतलब था बट आउटसाइड इंडिया था, नेपाल का। अगर वो इंडिया का होता तो हम क्या करते? डैश, वो कंसीडर नहीं करना है,
ओके, अभी गिफ्ट में बोला टैक्सेबल ही नहीं है, तो टैक्सेबल नहीं है तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, पहला कंसीडर करेंगे फिर माइनस करेंगे। बट डिडक्शन में कैसे होगा कि पहले वो आपकी इनकम है तो इनकम तो कंसीडर कर लो, फिर उसमें से डिडक्शन आपको लेस करने हैं सेपरेटली। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, काफी सारे स्टूडेंट कैसे करते हैं पता है, टीटीए पता है, अभी टीटीए पता चल जाएगा जब डिडक्शन करेंगे, जैसे हम पूरा टैक्स कर लेंगे आपको ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सर सेविंग बैंक में इंटरेस्ट 10,000 का डिडक्शन मिलता है, ठीक है, यहाँ पे 2000 2000 2000 लिख दो, ये गलत है, ये गलत है। अगर आप 2000 लिखोगे तो आपकी जीटीआई गलत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ग्रोस टोटल इनकम में, क्योंकि ग्रोस टोटल इनकम में ये पूरी की पूरी इनकम आपको लिखनी, फिर ग्रोस टोटल इनकम के बाद यहां पे आप लिखोगे 80 TTA 10,000। समझ में आ रहा है? ओके, देखिए अगर आप यहां पे देखोगे तो सब्जेक्ट टू टीटी है तो 10,000 अलग से लिखा है और यहां पे 12 12 12 लिखा है, नेट आउट नहीं करना है। ओके, डिडक्शन में क्या होगा कि इनकम मिल जाएगी, फिर बाद में आप जहां पे डिडक्शन होगा वहां पे लेंगे। एग्जामिशन में क्या होगा, कंसीडर ही नहीं करना है जीटीआई में। इसीलिए चैप्टर 3 का हेडिंग क्या है, चैप्टर 3 हम बोलते हैं एग्जामिशन, पर अगर आप चैप्टर 3 का हेडिंग देखोगे, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। चैप्टर 3 का हेडिंग क्या है, एग्जाम्प्ट इनकम, जो शॉर्ट में हम बोलते हैं सेक्शन 10 एग्जाम्पशंस। बट मॉड्यूल में अगर आप देखोगे उसका नाम क्या है, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम। ओके, मतलब वो कभी भी ग्रोस टोटल इनकम का पार्ट नहीं है, ठीक है। समझ में आया डिडक्शन एग्जामिशन का डिफरेंस? ओके, जब डिडक्शन आएगा तब भी मैं ये समझाऊंगा, जब एग्जामिशन आएगा तब भी ये वापस समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट 18, अभी थोड़ा यह इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया, कंट्रोल फ्रॉम रशिया, रिसीव नहीं बोला है तो मान लेना रशिया में रिसीव हुआ है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल टू आरओआर। एनआर को कभी नहीं होगा, आरएनओआर को वो होगा नहीं, क्यों, कंट्रोल कहां पे है, रशिया, इंडिया में नहीं है। ओके, तो फिर 20 डैश डैश समझ में आ रहा है? चलिए इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया, ओके, 20 डैश डैश। डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी अभी एग्जाम नहीं है, पहले था एग्जाम्ड, अभी एग्जाम नहीं है, वो भी टैक्सेबल है, ठीक है। और अभी इंडियन कंपनी से डिविडेंड मतलब वो तो टैक्सेबल ही होगा। रिमेइंग प्रोविजन, रिमेइंग प्रोविजन अभी हमने नहीं किए, फिर समझाऊंगा मैं आपको। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी टैक्सेबल टू ऑल, इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल। नेक्स्ट एग्री, हाँ अभी आया ना, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन राजस्थान, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जाम्प्ट। तो एग्जाम में क्या करोगे, कंसीडर ही नहीं करोगे, बट एग्जामिनर को बताना है कि हमें पता है कि ये कंसीडर नहीं करना है, इसलिए कंप्लीटली इग्नोर नहीं करेंगे, डैश 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 करके लिखेंगे। मतलब उसको पता होना चाहिए कि हमें पता है कि ये नहीं लेना है, ऐसा नहीं हुआ कि हमसे स्किप हो गया है, ठीक है। और ना बोलेंगे ये तो गलती से स्किप कर दिया, यहां पे कहीं पे लिखा नहीं है कि आपको पता है कि ये एग्जाम्प्ट है। ओके, एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट, अरे यार, तो ये क्या हो जाएगा, डैश डैश डैश। ओके, तो अभी आपको ये टोटल नोट डाउन कर लेना है। और कुछ बचा है क्या? नहीं। तो ये समझ में आ गया कि कैसे ये तीनों में हम टैक्सेबिलिटी अप्लाई करेंगे। दिस इज अ स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 5152। बट अभी इसको अच्छे से समझने के लिए, मतलब इसमें सेक्शन 9 की एप्लीकेबिलिटी और 7 की एप्लीकेबिलिटी भी आ सकती है, क्योंकि अभी ये तो फिक्स है, आपको ये समझ में आ गया कि 51 में क्या क्या टैक्सेबल होगा क्या नहीं होगा। बट आपको ये समझ में आया कि इंडियन इनकम है तो सभी को टैक्सेबल होगा, फॉरेन इनकम है तो। फिर आगे बोलेंगे डीम टू बी रिसीव्ड, डीम टू बी अप्रूव्ड। तो ये डीम क्या है, डीम होगा तो इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल, डीम नहीं होगा तो फॉरेन इनकम
और सिर्फ R1 को टैक्सेबल होगा, तो वो डीम्ड है कि नहीं उसके लिए सेक्शन 9 डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले इसको अभी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्क्रॉल कर रहा हूं, एक बार देख लो, बट ऑलरेडी मैंने आंसर दिया हुआ है, तो नोट डाउन में हम टाइम पास नहीं करेंगे। ठीक है, बट कैसे आपको आंसर प्रेजेंट करना है वो सिर्फ मैंने आपको यहां पे दिखाया है। ठीक है, बट अगर आप यहां पे देखोगे, हाँ, रिसिप्ट वर्सेस रेमिटेंसेस, ये भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए, सॉरी, ये नोट डाउन करना है, रिसिप्ट वर्सेस रेमिटेंसेस, ये कर लो। चलो, ओके, चलो, तो यहां तक रखते हैं अभी।